मईशत की सूरत हाल इस वक्त कैसी है? ये 6.1% जीडीपी ग्रोथ 1.5 साल इनके टेन्योर में रह गया था, तो ये 1.5 साल मुकम्मल करने देते। सबसे मुश्किल फैसला था कि क्या हम इनको अभी चलने दें, किस तरह से सारे मामलात को कंट्रोल करेंगे, कर पाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि हम मुल्क को उस नहज पर नहीं ले जाना चाहते थे जहां पर मुश्किलात होती। इससे बेहतर क्या हो सकता है भाई कि 2% इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन थी हमारी, अल्लाह के फजल से इनको हैंड ओवर की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, मुल्क की जो सूरत हाल है उस वक्त संगीन होती चली जा रही है। खान साहब ने इस्लामाबाद की कॉल दे दी है, 20 तारीख के बाद किसी भी तारीख में वो इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, वो मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए बात करते हैं और उसमें बेहतरी के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। लेकिन खान साहब की जब हुकूमत थी और उसके बाद जब डॉलर महंगा हो रहा था, रुपए की कदर में कमी हो रही थी, 124 से लेके 185 रुपए तक डॉलर गया है और अभी भी तकरीबन 185 पर मौजूद है। तो जनाब, उस वक्त की इत्तेहादी अपोजिशन जमातें जो कि मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, वो ये कहती थी कि हम हुकूमत में आएंगे तो मईशत को बेहतर करेंगे। जबकि उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान साहब ये कहा करते थे, उनके वजीर खजाना ये कहा करते थे, जो कि 3 से 4 बार तब्दील भी हुए हैं, वो हमेशा ये कहते थे कि पिछली हुकूमत ने डॉलर को जबरी तौर पर मुस्तहकम कर रखा था, मसनूई तौर पर मुस्तहकम कर रखा था। तो जनाब, आज आपकी मुलाकात कराते हैं साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और यह कहा भी जाता है कि पाकिस्तान से वो मफरूर हैं। उनसे तफसीली बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कैसी है, कब वो वापस आ रहे हैं, कब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और क्या 1.5 साल के अरसे में वो मईशत पर पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं, जो कि ज़बूहाली का शिकार इस वक्त नजर आ रही है। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम फाइन, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान कब आ रहे हैं सर? इंशाल्लाह मैं प्लान कर रहा हूँ जी। मेरे पास तो 2018 में जो कि आइन और कानून के खिलाफ है, मेरा पासपोर्ट वैलिड जो था उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो अभी मुझे रिसेंटली 2-3 दिन हुए मुझे पासपोर्ट जो है वो मिला है। तो इंशाल्लाह मैं अपने मेडिकल जो है कंसल्टेंट्स उनसे इंशाल्लाह फाइनल करके तो इंशाल्लाह जल्दी प्रोग्राम बनाऊंगा जी। सर, मईशत कैसी है पाकिस्तान की? बेहतर है? मेरी बाइक में फिजिकल जो है यानी अगर प्रेजेंस वहां नहीं है तो उससे कोई नुकसान नहीं। आजकल देखिए, आप और मैं कनेक्ट होके जो बात कर रहे हैं, तो हम जो भी यहाँ से असिस्टेंस दे सकते हैं अपनी पार्टी को, इस इत्तेहादी गवर्नमेंट को, मैं उसमें अपना हिस्सा एज ए पाकिस्तानी, एज मुस्लिम लीग नून का वर्कर मैं वो दे रहा हूँ और मैं देता रहूंगा। और 4 सालों में भी मैंने रेगुलर आर्टिकल्स भी लिखे हैं, वीलॉग्स भी किए हैं, इनको पिछली गवर्नमेंट को फ्लैग भी किया कि आप क्या गलत काम कर रहे हैं, कहाँ तबाही हो रही है। लेकिन वो जब आप सुनने को तैयार ना हो तो फिर आपको पता है कि वही हुआ जहां हम आज खड़े। आपने अब आप सवाल फरमाया, आपने कुछ कहा? ठीक है सर। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, मईशत की सूरत हाल इस वक्त कैसी है? डॉलर 185 पर है। फिर मैंने कल एक खबर पढ़ी थी, हमने अपने प्रोग्राम में कहा भी था कि डॉलर मजीद 1 रुपए कुछ पैसे मजीद बढ़ गया, रुपए की कदर कम हो गई है। जी, बात यह है भाई कि अगर आप कंपैरेटिव देखेंगे कि आज तक 74 साल में जो भी हुकूमत आई है, जो आने वाली हुकूमत, नई हुकूमत को विरसे में मिला, तो वो क्या था, तो आपको ये नजर आएगा कि जो बेहतरीन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिले वो पीटीआई की हुकूमत को मिले 2018 में। यानी 2% महंगाई जो है खाने पीने की अशिया की, 4% जनरल महंगाई, आपके 6.25% आपका इंटरेस्ट रेट, आपके 1500-1600 अरब की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट साल की, और आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो वन ऑफ द बेहतरीन स्टॉक मार्केट इन द होल रीजन। तो आपको और क्या चाहिए? ये 6.1% जीडीपी ग्रोथ, तो वो एक जो चलती फलती फूलती मईशत थी वो इनको मिली। और इन्होंने आनन फानन अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी मिस गवर्नेंस और गवर्नमेंट के अंदर जो माफियाज थे, आपका शुगर माफिया आपको निकला, आपका आटा माफिया निकला, आपका अद्वियात माफिया निकला, एवरी माफिया वाज विद इन द गवर्नमेंट, और कुछ नहीं हुआ किसी के खिलाफ। तो मैं उस वक्त भी कहता था, खुदा के लिए हमारी जो मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर आपने इस रुपए को खुला छोड़ दिया। इस हुकूमत ने खुद खुला छोड़ा। आपको याद होगा
कि जब इन्होंने फैसला कर दिया कि IMF जा रहे हैं तो उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दी कि जी हमने रुपया जो है खुला छोड़ दिया जो IMF चाहती है और हमने इंटरेस्ट रेट को जो है वो भी खुला छोड़ दिया। उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं। मैंने कॉशन किया था, देखिए पाकिस्तान फेडरल रिजर्व अमेरिका की तरह नहीं है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज या बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरह जो अपना एक करेंसी का बैंड फिक्स करते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी, इंटरवेंशन करते हैं। हमारे पास इंटरवेंशन का है ही नहीं। और ये एक मिथ है जो आपने अपने इंट्रो में कही जी कि मसनूई तौर पे कोई मसनूई चीज नहीं होती। सर मैंने ये इंट्रो में इसलिए कही क्योंकि ये आप पे इल्जाम लगता है और मैं आज ये फॉर्मूला जानना चाहता हूं सर, आपने किस तरह से मसनूई तौर पर रोक के रखा हुआ था? मैं अर्ज करता हूँ कोई, मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहा कि आपने मुझे चार्ज लगाया, आपने कोट किया PTI को जो कि कंसिस्टेंटली ये कहते रहे कि जी साग दाल इसको मसनूई रखा हुआ रोक के। नंबर 2 ये कहते रहे, अगर आपको याद हो कि $2 बिलियन हर महीने ये झोंकता है उसको मसनूई रखने के लिए। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि ये 43 महीने हुकूमत में रहे हैं तो $86 बिलियन को तो आज रिजर्व वो बचे होने चाहिए थे, क्योंकि इन्होंने तो छोड़ दिया रुपए को खुला। तो ये सारा झूठ का प्लंदा है। और मैं फिर बार बार ये कहता रहा इन 4 सालों में, स्टेट बैंक आपके पास, हर अदारा आपके पास, मैं कहता रहा कि भाई आप अपने फिगर्स दें लोगों को, आप अवाम को दें कि जी ये इसने ये अपना इंटरवेंशन की। ये टोटल झूठ था। और होती है छोटी मोटी इंटरवेंशन इंटर बैंक में होती है, ये भी करते रहे, हम भी करते रहे। और अगर 5 साल में मेरे नंबर जहां तक मुझे याद है वो करीबन $5.8 बिलियन की 5 साल में नेट इंटरवेंशन है। यानी जो आपने वहां इंटर बैंक में जो दिया, जिसको शॉर्टेज दी, जब वहां से सरप्लस उठाया तो आप उसका नेट अगर $5.8 बिलियन है तो आप ये देखें कि $1 का फर्क होता है, बाइंग सेलिंग फ्री डॉलर तो नहीं दे रहे होते। सही है। अगर 6 अरब में आपकी लोस्ट इन्फ्लेशन थी, लोस्ट इंटरेस्ट रेट था, 40 साल में आपकी इकोनॉमी 6% से ऊपर ग्रो कर रही थी और आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो रही थी, आपकी गुर्बत में 2 करोड़ लोग बाहर निकल आए थे, तो और आपको क्या चाहिए? ये तो अगर सिर्फ हमारी पॉलिसीज को कंटिन्यू कर लेते तो ये आज ये हालत पाकिस्तान की ना होती। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छा, इन्होंने भी, आपको याद होगा कि करीबन 1 साल पहले इन्होंने भी ₹152 पे लाए थे। इन्होंने रियलाइज कर लिया कि जो मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स है, मैं इसको कहा करता हूँ हमेशा, मैं आज नहीं, मैंने 98-99 में भी जब फाइनेंस मिनिस्टर मुझे जिम्मेदारी दी तो ₹69 पे डॉलर था, उसको मैं 52 पे अल्हम्दुलिल्लाह लाया, फिर स्टेबल रहा 8 महीने। यहाँ भी जो था, अगर आपको याद है, शुरू में 111 तक गया था 2013 में जब हम आए। और फिर एक मशहूर सियासतदान पिंडी ने, उसने कहा जी कि अगर ये 100 से नीचे ले तो मैं सियासत छोड़ दूंगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा असेंबली से। वो तो आज तक उनको तौफीक नहीं हुई करने की। तो बात यह है कि शेख साहब मेरा भाई, हमारे मुल्क में इनको समझना चाहिए, फॉरेन डिक्टेशन मत लें। कोई किसी अदारे को हक नहीं है बैनुल अक़वामी को कि वो हमें बताया कि हमारी करेंसी कहाँ होगी। ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की जिसकी बात करते हैं, मार्केट बेस्ड, वो हमारे जैसे मुल्क उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने मार्केट बेस हमने किया था। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था फरवरी 1999 में, तो मैंने मार्केट बेस किया था एटमी धमाके और पाबंदियों को जब हम डील कर दे उसके बाद। तो हमें अपने मुल्क को देखना है अपनी। तो हुआ क्या, अच्छा भाई दिवे, आप क्यों स्लाइड करते हैं, इसकी जो रैशनल या रीजन देते हैं, जो हमने भी अपनी किताबों में ग्रेजुएशन में पढ़ी थी और दोबारा जब हायर एजुकेशन की, वो है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती है। भाई हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं चाइना की तरह। आप बढ़ाते हैं तो हमारी सब कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चली जाती है। आपकी एक्सपोर्ट्स करीबन 8% है आपके टोटल GDP की। अगर आप 8% के लिए काम करते हो, आप 92% इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं। ये अब हमारे कई अपने जो बड़े सीनियर जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको अब ये चीज समझ आई है। अब वो 120-22 तक तो शोर मचाते थे कि जी डार साहब ने इसको रोका हुआ है, ये छोड़ देंगे, एक्सपोर्ट चली जाएगी, ऊपर चली। एक्सपोर्ट बड़ी जो हमने टारगेटेड एक पैकेज दिया 10 जनवरी 2017 को, उसके नतीजे में हमारी जो 17-18 की एक्सपोर्ट थी, उन्होंने वादा किया था कि 10 से 15% बढ़ाएगा, मिनिमम 10%। उस पे हमारे 12.7% एक्सपोर्ट बढ़ी। तो इन्होंने आके इस रुपए को खोला छोड़ा और आपने देखा कि उसकी वजह से फिर एक महंगाई का तूफान आया। और उसके बाद आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स को ये इनको ऊपर करते करते 13.25% ले गए। ये तो कोविड की वजह से। डॉक्टर साहब, इसको कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि खान साहब तो ये कहते हैं कि ये आलमी वबा थी, एक जैसे कोरोना आलमी वबा है, इस तरह से महंगाई आलमी वबा थी, इस वजह से हम मजबूर हो गए। देखिए, कुछ फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, कुछ फैक्टर्स इंटरनल होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त तेल की, ऑयल की जो कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, तो वो एक बैनुल अक़वामी फैक्टर है, आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस कीमत पे भी
अगर आपका डॉलर आज 140 पे होता, अगर आप आज आपका डॉलर 150 पे होता, तो आपकी ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट 35-40% आपकी कीमत कम होती। तो ये तो मैन मेड क्राइसिस है। तो ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा है बैनुल अक़वामी महंगाई वहां है, ठीक है, लेकिन वहां के रीजंस डिफरेंट, वहां डिफरेंट रीजंस हैं। मुझे आज को बताए कि जी पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट है, ये कह रहे जी वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका मतलब है कि महंगाई जितनी हो, करीबन 13% है, तो इंटरेस्ट रेट भी सवा, बेस रेट भी, पॉलिसी रेट सवा 12% है। लेकिन अमेरिका का चेक करे जरा, अमेरिका का चेक करे, वो नेगेटिव है। उनको नहीं ये असूल को फॉलो करना चाहिए। बात ये मैं अपने मुल्क को देखना है, अपने मुल्क के लोगों की तकलीफ को सामने रखते हुए कर रहा है। और ये जो इन्होंने आके रुपए को खुला छोड़ा और फिर इनको काबू करना, ये इसको मैनेज करना, ये इनके बस का इनके बस की बात नहीं थी। अच्छा सर, क्योंकि मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगा, आप मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे काफी सारी आपसे बातें करनी है, वक्त की किल्लत होती है, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल कराऊं। सर ये बताइएगा, 1.5 साल इनके टेन्योर में रह गया था, तो ये 1.5 साल मुकम्मल करने देते। आपने कहा मईशत की इतनी बुरी हालत है, आपको लगता है 1.5 साल में अगले इलेक्शंस तक, जो कि मैं बाय द बुक की बात कर रहा हूं, बाय द बुक अगले इलेक्शंस जो है वो 2023 के अगस्त में है, तो उस वक्त तक आप इसको कंट्रोल कर लेंगे? देखिए, दो चीजें भाई, एक तो ये है कि ये हमारे लिए सबसे मुश्किल फैसला था, हमारे नहीं कि पीएमएलएन के लिए और पीएमएलएन के साथ उनके इत्तेहादियों के लिए सबसे मुश्किल फैसला था कि क्या हम इनको अभी चलने दें। ये हर रोज पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं, हर महीने अवाम पे महंगाई के पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्या हम इनको चलने दें ताकि ये इतने डिस्क्रेडिट हो जाए कि ये फिर वापस आने के काबिल ना रहे। एक ये चॉइस थी और इसको डिलिब्रेट भी किया गया, लेकिन और इसको अर्ली स्टेज पे, जब आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हुआ और उसके बाद पीडीएम बनी, तो इसको अर्ली स्टेज पे यही कहा गया कि इनको परफॉर्म करने दें और शायद ये परफॉर्म कर ही ले तो ठीक है मुल्क अवाम। लेकिन जब हम उस नहज पे पहुंच गए कि इस अभी नो मोर अफोर्डेबिलिटी की यानी पॉइंट पे पहुंचे, तो फिर यही फैसला हुआ कि ऑल्दो ये इतनी बड़ी तबाही है, इसको मैनेज करना, इसको हैंडल करना, इट इज अपहिल टास्क, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन क्या हम रिस्क ले सकते हैं अपने मुल्क के लिए कि जी हम सिर्फ सियासत की खातिर ना करें? तो ये बहुत मुश्किल फैसला था। इसको बहुत यानी कई महीने लगे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि हाँ जी अब हमें करना ही पड़ेगा, तहरीक में एतमाद लानी पड़ेगी और हमें इनको निकालना पड़ेगा। तो ये आप आइडियल थी, पॉलिटिकली तो आइडियल है कि जी आप चले जाए, इतना आपने 3.5 साल गुजारे हैं, 1.5 साल और गुजर जाएगा, यानी आखिरी 6 महीने, आखिरी साल तो वैसे ही इलेक्शन ईयर होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस रफ्तार के साथ ये तबाही कर रहे थे मईशत की और अवामी मसाइल में इजाफा कर रहे थे, वो मेरा ख्याल जस्टिफाई नहीं करता। आज मुझे कोई ये बताए भाई के क्या एक जलसे में भी अभी जलसा खेल रहे हैं, वही आदत पड़ गई है कंटेनर वाली 126 दिन वाला जो माहौल था। क्या एक जगह पे इन्होंने अपनी एक अवामी मंसूबा, एक अवाम के लिए बेहतरी का प्रोग्राम, कोई चीज इन्होंने की अपनी, यानी अचीवमेंट जो आप कहते हैं, वो भाई आपकी सियासत तो होनी चाहिए कि आपने अचीव क्या किया, आपने मुल्क की सर्विस क्या की। सर अब तो ये ड्राइविंग सीट आपके हाथ में आ गई ना सर, और जाहिर सी बात है, आपने कहा जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की वाली बात हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पे आपका बयान भी आया था, और मैं रिसेंटली शायद आपका बयान देख रहा था कि हम डॉलर को 176 तक ला सकते हैं। सर ये कैसे करेंगे? देखिए 160, देखिए ऑब्वियसली ये जाहिर है कि हम टेलीविजन पे बैठ के तो ये चीजें नहीं कर सकते, हमने करके दिखाया। आप कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कर लेंगे? तो आपको मैं बड़ा कॉन्फिडेंट ये, क्योंकि इसके लिए अगर आप पॉलिसीज अपनी ठीक कर लें, आप अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें, आपका 104 पे 50 पैसे करीबन 3.5 साल आपका रुपया स्टेबल था। वाई? क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक थे, आप परफॉर्म कर रहे थे, आप वो मीशत बन गए कि जहां प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने आपको प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान को 2016 में कि जी पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है और ये G20 जो क्लब है उसमें ज्वाइन कर जाएगा। ये मैं तो नहीं कर रहा, ये आपकी ग्लोबल रिपोर्ट कह रही है। अब हम किधर खड़े हैं आज 3.5 साल की तबाही के बाद? आज में 54th इकोनॉमी प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2034 में। नाउ दिस इज समथिंग टू बी रियली वरिंग फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कि जी हम किधर पहुंच गए यार 3.5 साल में कि हम 54th इकोनॉमी दुनिया की बनने जा रहे हैं, 18वीं इकोनॉमी बनते बनते। तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कुन चीज है। हमें सबको सियासत है पार्ट। मैं तो वो बिलीवर हूं, अगर आपको याद हो मैंने 2013 का बजट दिया, मैंने 2013, 2016 3 साल का मीडियम टर्म फ्रेमवर्क दिया, 14 का बजट दिया, 2014, 2017 का दिया, 15 का बजट दिया, 2015, 2018 का दिया।
मैं बार बार कैंपेन करता था कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी कर ले, जिसके ऊपर हम सब तय हो कि हमारा इकोनॉमिक रोड मैप क्या होगा, उसमें कोई सियासत नहीं होगी। यहाँ तो सियासत ही सारी वही, जी हमने पिछली हुकूमत से ये उनकी वजह से है, ये उनकी वजह। ओ भाई, आप जो हुकूमत में आगे 1 महीना 2 महीने 3 महीने, उसके बाद तो यू हैव द फुल कंट्रोल, आप अपनी पॉलिसी ठीक करें। मॉनेटरी पॉलिसी फेलियर, फिस्कल पॉलिसी फेलियर, ये आए थे कि 1 साल में ये जी मुस्लिम लीग नून ने और इसहाक डार ने तो 5 साल में रेवेन्यू डबल किया, हम 1 साल में 8,000 करेंगे। आई होप यू रिमेंबर, आपके स्क्रीनशॉट्स होंगी इनके जलसों की, जो तकारीर की, वो आज किधर खड़ी है। अभी चौथा साल खत्म होने वाला, जब ये छोड़ के गए हैं, इस साल ये करीबन 6,000 अरब प्लस पे जाएंगे रुपए पे, 4,000 के करीब टेक ओवर कर रहे हैं 6,000 पे, यानी 50% इंक्रीज। हमारी एवरेज इंक्रीज तो 4 साल में 80% थी। तो ये तो अगर डॉलर टर्म में देखें तो, क्योंकि आपकी जो जाहिर है कि आप जो $1 पे आपको इंपोर्ट होती थी, मिसाल के तौर पे उस पे 104 रुपए जाहिर है कि वैल्यू थी, उस पे आप अगर 10% ड्यूटी ले तो आप 10 रुपए ले रहे। अगर आज 180 रुपए उसी आइटम की $1 की इंपोर्ट हो रही है तो उस पे आप 18 रुपए ले रहे। तो ये इंक्रीज ऑटो होती है। तो आपका टैक्सेस रेवेन्यू 2018 का वाज ऑलमोस्ट द सेम जो आज है, वो करीबन $34 बिलियन था। ये 4 साल जाया करने के बाद आज आपको $35 बिलियन के करीब रेवेन्यू होगा, अगर 6,000 रुपए जो बिलियन क्रॉस भी करेंगे। तो ये बड़ी पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर है। और मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि इकोनॉमी के हवाले से इस मुल्क पे चार्ट ऑफ इकोनॉमी जैसे चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, चार्ट ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए, रोड मैप तय होना चाहिए, उस पर किसी को इजाजत ना हो, कौन गवाह हो, इसको हम नहीं छेड़ने देंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब इस वक्त खजाना चला रहे हैं या आप चला रहे हैं सर? नहीं जी, जाहिर है जी, जो जिसके पास पोर्टफोलियो होता है वही चलाता है। यू कैन ओनली गिव सजेशन। तो जाहिर है वो तो काफी परेशान नजर आते हैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर होते हैं, जब भी बात कर होते हैं, वो काफी परेशान है। मतलब मुझे आपकी तरह वो पुरुमीद नजर नहीं आ रहे होते। वो कहते हैं बड़े हालात मुश्किल हैं, महंगाई बहुत होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। मैंने आपको अभी अर्ज किया ना कि देखिए, लकीली मैं कहूँगा लकीली कि हमारा मुकाबला उस जमात से है कि जिसने बहुत पुअरली और बैडली परफॉर्म किया, बल्कि तबाही की है। मैं तो कोविड से पहले कहता था कि इन्होंने इकोनॉमी को ग्राउंड कर दिया है और ये मैन मेड क्राइसिस है। मैं साबित कर सकता हूँ कि ये इनकी अपनी नकामापन की वजह से वहां पहुंचे, वरना वहां पहुंचना नहीं चाहिए था। सही है। अब आ गया कि जी हमारी एक परफॉर्मेंस की ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो है कि मुआशी जो हमारी पाबंदियां लगी एडमिन धमाकों के बाद हमने मुल्क को कैसे चलाया और कहां ले गए अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा। और जो हमने 2013 में आए, वो हमने तो मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया होता। ठीक है। हमें तो ये नहीं पता था हम इलेक्शन जीतेंगे। ये तो बैनुल क़ौमी जो प्रेडिक्शंस थी, जो यानी प्रोजेक्शन थी, वो ये थी कि पाकिस्तान 6 से 7 महीने जो भी हुकूमत आएगी वो डिफॉल्ट डिक्लेयर करेगी। क्या हमने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया? हमने अल्लाह के फजल से। अच्छा सर, इलेक्शंस होते हुए कब देख रहे हैं आप? मतलब आप ये 1.5 साल में सारी सूरत हाल बेहतर कर देंगे या फिर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? देखिए, हम जब कहते थे कि ये जो मैंडेट है ये चोरी हुआ है, इससे हकीकत 2018 का आरटीएस जो बंद हुआ, जो कुछ हुआ सबको पता है। हम नहीं, फाफन का भी अब डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने इन इलेक्शंस को क्रेडिबल डिक्लेयर नहीं किया। मेरी एक इंटरनेशनल इंटरव्यू हुआ तो उसमें बड़ी उस एंकर ने इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा जी नहीं, क्रेडिबल नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। और उनको फिर बाद में मुझे माजरत करनी पड़ी और अपनी वेबसाइट पे बीबीसी को जाके एक्सप्लेन करना पड़ा कि ये सही कह रहा था। बात ये है कि इलेक्शन जो है वो तो फ्रैंकली हाईजैक थे और इनको इंस्टॉल किया गया। चलो उसको छोड़ देते हैं। अगर ये अवाम के लिए ये मुश्किलात, ये पाकिस्तान की मईशत की तबाही ना करते और फॉरेन रिलेशंस की तबाही कर दी, तो ये तो एक एक्चुअली सिक्योरिटी रिस्क ये हुकूमत और ये लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल बन गए थे। तो मैं समझता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल जो आपने नेसेसरी चीजें फिक्स करनी है, क्योंकि कुछ चीजें फिक्स करने वाली है। जाहिर है कि आप अगर जब भी उसमें बजट और तैनातियां शामिल हैं सर फिक्स करने में? सॉरी, जो आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें फिक्स करनी है, उसमें आने वाला बजट और नवंबर की तैनाती भी शामिल है? सारी चीजें होती है नहीं, उसमें यह है कि उसमें आपने बेसिकली बजट तो है ही है, क्योंकि ज़ाहिर मुल्क को स्टैंड स्टिल तो नहीं हो सकता, और बेहतर है कि केयर टेकर से बेहतर है कि एक इलेक्टेड हुकूमत दे। एक नंबर 2 ये है कि आपने इस वक्त जो आने वाला इलेक्शन भी है, जब भी आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, आज करें, कल करें, 3 महीने में करें, 6 महीने में करें, तो आपके पास यानी इस वक्त कुछ चीजें हैं इलेक्शन के हवाले से भी करने वाली।
आपकी डीलिमिटेशन होने वाली है, वो आईनी रिक्वायरमेंट है। आपको ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने पब्लिकली जाके सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंट अलवी को लिख दिया कि जी हम अक्टूबर एंड से पहले नहीं करवा सकते। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, 4 महीने उन्होंने मांगे हैं हल्का बंदियों के लिए, और ये आईनी रिक्वायरमेंट है, और 3 महीने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स के लिए आइन देता है कि अगर आपका एंड यानी पूरी टर्म से पहले इलेक्शन हो तो फिर 90 दिन, एंड हो तो चूंकि यू आर अस्यूम कि जी आपको सब पता है, आप अरेंजमेंट कर रहे होंगे, तो 60 दिन। तो ये जो है जी, ये तो आपको गुजारना पड़ेगा ना ये पीरियड। इस पे आप जितना बेहतरी कर सकते हैं, जो चीजें आपने यानी इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से जो जरूरी चीजें हैं वो आपको करनी होंगी। जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में सर आप क्या करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ जी कि रिफॉर्म एजेंडा जो इत्तेहादियों के साथ इस वक्त अंडर डिस्कशन और नेगोशिएशन है, जो भी एसेंशियल रिफॉर्म मुल्क की मफाद में, ईवीएम को खत्म करना चाहते हैं सर? मैं डायरेक्टली पूछता हूँ आपसे, क्या खत्म करना चाहते हैं? ईवीएम सर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। मैं बिल्कुल, मैं उस कमेटी को हेड किया मैंने 2016-17 में। वो जिस कमेटी ने आपको ये पूरे मुल्क में नया इलेक्शन एक्ट दिया 2017, उसमें करीबन 100 मीटिंग्स हुई, और उसकी जो दोनों हाउसिंग की जो कमेटी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो 1976 तक के तो आपके लॉज अभी मुल्क में थे। 9 लॉज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलेक्शन गवर्न कर रहे थे। वो मुझे चूंकि पूरे हाउस ने कहा, जब कमेटी मिली तो उन्होंने कहा जी कि आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, अगर काम वाकई करवाना है, इफ गवर्नमेंट इज सीरियस, तो फिर आप इसका, हालांकि नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर इतना कहाँ टाइम होता है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भी, मैं तो वैसे ही कोई 4 दर्जन कमेटी को हेड करता था, तो मैंने वो जिम्मेदारी ली। हमने आपको अल्लाह के फजल से इलेक्शन एक्ट 2017 दिया, उस पे हमने ईवीएम्स को बहुत तफसील से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, एतराज किया है उस पे? दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जाती है, हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस पर एतराजात आप लोग खुद उठाते हैं कि सर ये जो इलेक्शंस हैं ये इसमें धांधली हुई है, हर पार्टी कहती है। तो ईवीएम में इशू क्या है सर? मैं अर्ज कर देखिए, बिल्कुल टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जाती है, लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है एज ऑफ नाउ कि जिन मुल्कों ने इसको इस्तेमाल किया, भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके ये किया, और उन्होंने इसको डंप करके यानी एज अ जंक अपनी मशीनें बेची, यानी एज अ जंक को $8-9 व्हाटएवर पर यूनिट था। तो बात ये है कि अगर आपके पास इस वक्त क्रेडिबल रीजंस हैं कि ये टेक्नोलॉजी अभी पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी ईवीएम पे ही होते हैं ना इलेक्शंस, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही होता है। भारत में भी डिस्कशन स्क्रैप करने के लिए जितने ममालिक में, चंद ममालिक में ही हो रहा है। आपकी जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है यूके में, अभी भी ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं होती। देखिए आपने ये देखिए, हर बंदे का ये राइट है कि हर चीज को हर लिहाज से देखे। आप तो सिर्फ थोड़ी टेम्परिंग करनी है प्रोग्रामिंग में, वोट पड़ होगा पीएमएलएन को, निकल होगा किसी और जमात को, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर पर्ची पे भी होता है सर। आप लोग कहते हैं पर्ची में भी यही है, जो वोट आप डालते हैं पर्ची के तहत, उसमें भी कहते हैं आप लोग यही है। तब हम आ जाए ना, हम अपने आप को बिहेव करें। सो इसका मतलब कि ईवीएम इज नॉट द प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं और है कि आप बंद कर दें इलेक्शंस को मनूवर करना, आप अवाम को सही हक के उनकी जो है चूज करने का हक दें, तो अपने नुमाइंदे जिनको चूज करें। तो ये ईवीएम जो है, अच्छा हंड्रेड्स ऑफ बिलियन चाहिए, करीबन 300 अरब चाहिए रुपया कि पाकिस्तान अफोर्ड कर सकते हैं ना, लाख में 300 अरब रुपया। नंबर 4 ये कि अगर आप 300 अरब खर्च करेंगे, 5 साल तो आप उनको भी संभालेंगे, मशीनों को, उसकी स्टोरेज मेंटेनेंस सारा खर्चे करेंगे आप, लंबा चौड़ा 5 साल, उसके बाद पता नहीं टेक्नोलॉजी किधर खड़ी होगी। तो हमें इतनी ईवीएम्स की क्या यानी हमें भूत सवार हो गया है। वो उस कमेटी में कौन थे भाई दी में पीटीआई की तरफ से? आरिफ अलवी, शफकत महमूद, शीरिज मजारी, जो मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ, जिसने ये फैसला किया कि अभी पाकिस्तान को ईवीएम्स की जरूरत नहीं है। जिसने ये फैसला किया 2017 में कि जी अभी यानी एक 2018 के लिए किया था ना सर, 2018 के इलेक्शंस के लिए किया था ना? नहीं, हमने कहा ट्रायल प्रोजेक्ट करे, ईसीपी करे, और ट्रायल प्रोजेक्ट करके ईसीपी जो है फिर ये पार्लियामेंट में लाए। इन्होंने तो पार्लियामेंट में लाने के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, क्योंकि इनको शायद ये था कि अब आरटीएस की जगह कोई भी नहीं पकड़ा जाएगा, तो मशीन को क्या पकड़ेंगे ये। तो बात ये है कि अब तो आपके अपने इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी मुश्किलात जाहिर की है। आप इतनी मशीनें बना ही नहीं सकते, आप इतनी मशीनें मेंटेन कर ही नहीं सकते। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है ना सर। ये बताइएगा, वजीर आजम साहब ने अब सऊदी अरब का दौरा किया है और ये कहा जा रहा है कि
ऐसा कहा गया है कि जो सऊदी अरब ने हमारे पास रिजर्व रखाए हुए थे वो वापस मांगे हैं, ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसके बाद पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात हो जाएंगी? इस दौरे को कितना कामयाब या कितना नाकाम आप देखते हैं? देखिए भाई, बात यह है कि सऊदी अरेबिया बड़ा ट्रस्टेड फ्रेंड पाकिस्तान का दोस्त रहा है। हमेशा उसने पाकिस्तान मुश्किल वक्त में साथ दिया है। वो सैंक्शन आपको याद होगा जब धमाके की थी एटमी, तो उस वक्त भी उन्होंने बहुत बड़ी मदद की थी। 2013 में हमने नहीं मांगा और उन्होंने खुद $1.5 अरब के पाकिस्तान को गिफ्ट दिया था, ग्रांट दी थी, डिपॉजिट नहीं रखा था, कंडीशंस के साथ। तो अब जो है ये दौरा बिल्कुल कामयाब था और हमें अपना जो है ना ये घर ठीक करना है। जब आपकी अपनी पोजीशन ठीक होगी, अब 2016 में आप वहां पहुंच गए थे कि आपका लोएस्ट 5.25% पे आपका बॉन्ड दुनिया में खरीदा गया। आज आप नहीं कर सकते। आज आप पाकिस्तानी बहन भाइयों से भी 7% में डॉलर जो आपने लिए हुए हैं। तो हमें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टेबिलिटी है उसको वापस लाना है, अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल अगर हो जाएंगे, ये क्या आपका ख्याल है कि सऊदी अरब से कुछ मिला है सर हमें इस दफा या नहीं? मैं एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ क्या अमेरिका, आपका ख्याल है कि उसका बजट डेफिसिट नहीं होता? क्या यूके का बजट डेफिसिट नहीं होता? क्या जापान का डेट नहीं है? सबके डेट है। अमेरिका 100% से ज्यादा डेट टू जीडीपी। यूके जो था ये कोविड की वजह से ये 100% बाहर निकल गया है। जापान 225% है। एक तो हमने अपने मुल्क को बदनाम करने का ठेका लिया हुआ है। जहां इमरान नियाजी गए एज इवन प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले जाके हम डेट ट्रैप में आए। ओ भाई, तुम्हारे मुल्क में 70-80%, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में 100% से ज्यादा डेट टू जीडीपी। आप क्या आप बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान को? आप ये आपकी सेकेंडरी मार्केट जो थी, जो बन चुकी थी, हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये ममालिक उधर नहीं जाते, ये अपना जब जरूरत होती है अपना सॉवरेन पेपर मार्केट में देते हैं और वो आपका जो बॉन्ड्स होते हैं, जो आपके स्कूक होते हैं, वो दुनिया उठा लेती है। लेकिन आपकी इकोनॉमी ठीक होनी चाहिए। ये ममालिक काफी, आपने देखा कभी ये लोग जो अपने ये जो डेट लेते हैं हर साल, ये जाते हैं? ये नहीं जाते, इनको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने मुल्क को बदनाम करने का हमको चैंपियन है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा दें। अमेरिका से लेकर जिस मुल्क में भी गए हैं वहां जाकर जो खिताब किया, जो अवाम को बातें बताई जी, मुल्क डेट ट्रैप में, मुल्क डेट ट्रैप में। मैं आया हूं, मैं 10,000 अरब का कर्जा कम करने आया हूं। ये 25,000 अरब जो डेट है, ये डेट एंड लायबिलिटी 30,000 है। किधर खड़े हैं आज? पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने 10 साल में 18,000 अरब का पब्लिक डेट में इजाफा किया और आप आज देखें कि इन्होंने 3.5 साल में 18,000 अरब का इजाफा किया। जो एवरेज डेट डेली यौमिया जो इंक्रीज होता था मुस्लिम लीग नून में, वो 5.8 अरब था। आज करीबन क्लोज टू 14 अरब इन्होंने 3.5 साल में यौमिया इजाफा किया। सर रिकवर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि टाइम की किल्लत है। 2-3 आखिर मुझे एक प्रोजेक्ट, मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दिखा दे कि 3.5 साल में जो इससे हुकूमत ने लगाया। ठीक है सर, ये तो माजी की बात हो गई ना, अब तो आपके पास आ गया। जो आपने 1.5 साल की बात की है, देखेंगे तो आपको रास्ता नहीं भाई, माजी को देखेंगे तो रास्ता निकलेगा ना। आप एक इन्फॉर्म्ड, कम से कम हम बात कर रहे हैं लोगों को। सर हम लोग PTI से भी ये बात करते थे, वो जब वो कहते थे ना कि माजी की हुकूमत हो गया, तो हमने कहा कि हो गया ना, अब आपके पास आ गया, अब आप इसको आगे लेके चलें। सर ये सवाल मेरा आपसे कि किस तरह से सारे मामलात को कंट्रोल करेंगे, कर पाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि हम मुल्क को उस नहज पर नहीं ले जाना चाहते थे जहां पर मुश्किलात होती, इसलिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए। सर सियासी तौर पर पाकिस्तान का स्टेक सबसे बड़ा है, सबसे अहम है, सब पे ऊपर मुकद्दम है, लेकिन सर आपका सियासी स्टेक भी तो लगा हुआ है। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपकी सियासत फिर माजी का किस्सा बन जाएगी। मैं समझता हूं कि सियासत से ज्यादा मुल्क को आगे रखना चाहिए और मुल्क की मुफाद जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। सियासी मफाद जो है वो नंबर 2 पे आना चाहिए। अच्छा। और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना है उसी प्रिंसिपल के तहत हमने ये जिम्मेदारी ली है। बहुत इजी था। लोग कहते थे, बहुत अक्लमंद लोग जो आपकी तरह मीडिया में है, वो मशवरे भेजते थे कि आप हाथ ना लगाएं मियां साहब, आप इसको बैठने दें, तो मुल्क बैठ जाता। मुल्क बैठ चुका है इकोनॉमिकली, हमने इसको खड़ा करना है और हमने 2 दफा खड़ा करके दिखाया हुआ है मुल्क। हम सिर्फ हवा में वो वादे नहीं कर रहे PTI की तरह और इमरान नियाजी साहब की तरह, हमने करके दिखाया हुआ है। इट इज डूएबल। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी रेजिलियंस है इस इकोनॉमी में। मेरा फेथ है कि ये मुल्क ठीक हो सकता था। इस दौरान आवाम को महंगाई का सामना तो नहीं करना पड़ेगा ना, मतलब महंगाई की चिक्की में तो नहीं बसेंगे ना फिर दोबारा? हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि ये जो महंगाई हर हफ्ते बढ़ रही थी, जो आपने देखा कि खाने पीने की जो एशिया थी वो 24% देहातों में चली गई इन्फ्लेशन और 19% शहरों में चली गई। अब अभी भी ये 14-15% के करीब जनरल इन्फ्लेशन भी है और करीब उसके करीब इनकी महंगाई।
हमें यह है कि पहले इस पर बंद बांधने, इसको रोक रहे हैं कि आगे इसको नहीं बढ़ने देना। अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ठीक करनी है, अपनी फिजिकल पॉलिसी ठीक करनी है, मॉनेटरी पॉलिसी ठीक करनी है, अपने जो रिफॉर्म्स करने हैं उसको अपने फिक्स करके हमने इस महंगाई को फिर वापस लाना है। हमने 3 साल लगाए थे जब हम लोएस्ट इन्फ्लेशन पे आ गए थे पिछले 40 साल में। आपको याद होगा 2%, तो ये नहीं, इससे बेहतर क्या हो सकता है भाई कि 2% इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन थी हमारी, अलग पॉलिसी इनको हैंड ओवर की। तो ये तो परफॉर्मेंस वाइज तो कहते थे या खां की बदतरीन हुकूमत थी। अब तो न्याजी हुकूमत जो है वो बदतरीन गिनी जाएगी कि जो परफॉर्मेंस वाइज है। अब एक इनके पास नहीं है आवाम को बताने के लिए कि मैंने ये काम किया। इसी वजह से ही हैज रिजॉर्टेड टू दी फिल्थी पॉलिटिक्स, वही पुरानी मजहब का कार्ड इस्तेमाल, इस्लामोफोबिया, और वही एंटी वेस्ट कि जी मेरे साथ साजिश हो गई। ओ भाई कौन सी साजिश हो गई? ये साइफर हम दर्जनों देखते रहे अपनी जिंदगी में, हर हफ्ते जो आते हैं अपने हमारे मिशन से, जो हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान से बाहर, तो आप उसको ऐसा एक तमाशा लगाया हुआ है, एक रिफ्यूज के तौर पे इस्तेमाल उसको किया है। और कभी कुछ कहते हैं, उसको भी नेगेट करते हैं। कभी कहते हैं जी जुलाई 2021 में अगर आईआईसी चीफ ना बदलता तो मेरे खिलाफ ये मामला ना होता। तो ये आप इसको जो इस तरह की जो इनकी अप्रोच है ना, वो अनफॉर्चुनेटली मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब मईशत की बेहतरी के हवाले से भरोसा किस पर ज्यादा करते हैं? मोहम्मद इसहाक डार पर करते हैं या मिफ्ता इस्माइल पर करते हैं? नहीं, जिसको जिम्मेदारी है जी उसी के साथ डील करना है, लेकिन अपनी पार्टी में हमेशा होता है जी ये नई बात नहीं है। सीनियर है ना आप एक्सपीरियंस्ड हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं अपने मशवरे दे रहा हूं जी। ये तो नहीं मैं को कंपटीशन में तो नहीं हूं। मैं मच ओल्डर देन सर, मैं बेसिकली सवाल मेरा ये कि माइंड किसका लग रहा है इस वक्त? सॉरी, मैं सोच रहा हूं सर, माइंड किसका इस वक्त लग रहा है पॉलिसीज के पीछे? नहीं, माइंड सारे लगने चाहिए। माइंड आपका भी लगना चाहिए, माइंड चेंबर्स का भी लगना चाहिए, माइंड स्टॉक एक्सचेंज का भी लगना। हमें सबको पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने के लिए मशवरे देने हैं। हमें बजट के लिए जो बेहतरीन है आवाम की खातिर हमने पूरी कोशिश करनी है, और हम कर रहे हैं। ये देखिए, ये एज ए पाकिस्तानी भी फर्ज है हमारा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स को छोड़े तो ये एक बजट का ऐसा मौका होता है। आपको भी पता है कि बहुत मैराथन एक्सरसाइज होती है, सारे स्टेक होल्डर अपने अपने देते हैं, हर एक की अपनी तकालीफ होती है। इस वक्त तो अवामी तकालीफ सबसे बढ़ के जिनका ऑब्वियसली ना कोई यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज है हमारे मुल्क में, और जो चीज जिधर चाहे 35 रुपए का आटा 80 का हो जाए, जो अद्वियात है वो 350% बढ़ जाए, आपका जो चीनी है वो 100% बढ़ जाए, यहाँ पूछने वाले कोई नहीं। ओ भाई, हमारे जमाने में क्यों नहीं हुआ? वाई चीनी रिमेन्ड इन 50 रुपए 54 रुपए के क्यों घूमती रही? हम सबसे पहले देते थे एक्सपोर्ट की इजाजत देनी है कि नहीं देनी, मैनेजमेंट हम देखते थे कि परमिशन देनी है तो हम इंडस्ट्री को बाउंड करते थे कि आप पाकिस्तान के अंदर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ईसीसी में फैसला होता था, मैं चेयरमैन था उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए, बजट से पहले, बजट का आप कह रहे हैं कि बजट एक मैराथन रन होता है, तो आप ये बताइए बजट से पहले आ जाएंगे सर आप नवाज शरीफ साहब? जी, हम यहाँ से बैठ के भी अपना काम कर रहे हैं जी, आ जाएंगे इंशाल्लाह, ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन हम पूरी अपना हिस्सा डाल रहे हैं जी। यहाँ से बैठ के भी हिस्सा डाल लो अपना। मैं इसलिए सर पूछ रहा हूँ क्योंकि मफरूर है ना सर आप, मेरे ख्याल से रिटर्न्स के मामले पर आप अभी भी मफरूर हैं, तो आप आके अदालतों को फेस करेंगे? अभी चूंकि आपने इंट्रो में भी ये कहा था, लेट मी एक्सप्लेन टू यू जी। डू यू एक्सपेक्ट कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपेक्टेशंस में तो सर आपसे जवाब चाह रहा हूं। अलाउ मी टू स्पीक, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कभी अपनी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न जो है वो डिले नहीं की। ये मेरा केस है सारा कि 1981 टू 2001 में मिनिस्टर भी रहा, मैं पार्लियामेंटेरियन भी रहा, मैं रिटर्न नहीं दी। अगर आपके खिलाफ साजिश हो और आपको यानी एक प्लान करके आपको एक फंसाने की खातर, क्योंकि आप फिजिकल डिसिप्लिन मुल्क में लागू करते हैं, आप पाकिस्तान के अवाम का ख्याल करते हैं, आप चीजों को जो मैनेज करते हैं, किसी बात नहीं सुनते, उसकी सजा इस मुल्क में मिलती है। कोई फांसी लगता है, कोई एग्जाइल जाता है। पहले वजीर आजम के साथ होता था, पहली दफा वजीर खजाना के साथ भी हुआ है। इट इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, आई हैव एवरीथिंग विद मी। मैंने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की भाई। ये है मेरा सारा केस। और मैंने सर, मैं तो वो बात कर रहा हूं जो आप पर आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं। अलाउ मी टू एक्सप्लेन, जी जी जी। इंटरपोल में आपके तमाम चैनल्स पे आके आ जाते थे कार्टून शहजाद अकबर जैसे बेवकूफ लोग, और कहते थे 2 महीने में हम ला रहे हैं, 3 किधर है वो रेड वारंट? क्योंकि वही केस इन्होंने वहां भेजा कि 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दिया, मेरा बनाया हुआ है। मैंने सारी रिटर्न की कॉपीज भेज दी। देवर अमेज्ड कि ये क्या है, ये तो फ्रॉड है इसहाक डार के साथ। उन्होंने मुझे क्लीन चिट भेजी, उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा कि इसका नाम हम आपको रिफ्यूज कर रहे हैं। हम तमाम मेंबर ममालिक को लिख रहे हैं कि इसहाक डार के बारे में
और जो इमिग्रेशन सिस्टम में डाला है हुकूमत पाकिस्तान रियाजी गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको डिलीट करे। ये है मेरा केस। तो मैं आई होप के अब चेंज हो चुकी है लीडरशिप हर जगह पे, अदलिया में भी हर जगह पे, तो इंसाफ मुझे मिलेगा। लेकिन मेरा केस जो है, इज दैट इजी कि आप यही चीज आके यहाँ पर अदालतों में कहेंगे और वो फिनिश हो जाएगी? मैं मेरे पास सब कुछ है जी। मैंने वो बक्सा बना के सुप्रीम कोर्ट भी भेजा था। अच्छा। लेकिन वो जल्दी में से फैसला करने के लिए आपके तमाम चैनल्स ने दिखाया था, डब्बा घूम रहा था और वो उसमें लिखा था बड़ा बड़ा चारों तरफ 34 ईयर टैक्स रिकॉर्ड ऑफ इसाक डार। अच्छा। सेनेटर डार। आप देखिए अपनी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई पाकिस्तान की खिदमत की, मैंने कोई पाकिस्तान से कभी डिसलॉयल्टी नहीं की। तो ये इतना भौंडा इल्जाम, या चूंकि मेरे अगेंस्ट था कुछ नहीं इसलिए मेरे ऊपर इनको कुछ नहीं मिला, तो चूंकि फंसाना था मुझे तो 34 ईयर का कह दिया। अब आप जो फाइनल एपेक्स कोर्ट है उसमें आप कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है। आपको पता है कि वाजिद ज़ियाद जो चेयरमैन था जेईटी जिसने सारा ये फ्रॉड किया, उसने क्या लिखा है जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, हमने एफबीआर से चेक नहीं किया। व्हाट अ जोक। हमने चेक नहीं किया एफबीआर से। भाई एफबीआर तो टैक्स रिटर्न उसके पास है, तो तुम एफआईए स्टेट बैंक में क्या चेक कर रहे हो? ठीक है। मेरी तो कोई ऐसी आज तक आपने कोई चीज नहीं सुनी होगी। मेरा तो ऐसे छोड़े, मैं एक इंडिविजुअल हूं। चलें सर, मेरे ख्याल से आपने बहुत वाज़े पैगाम दिया है, बहुत वाज़े पैगाम आपने दे दिया है और आपने अपना मुकदमा यहाँ पर बैठ के आपने अपनी जंग मेरे प्रोग्राम मेरी जंग में बड़ी जबरदस्त लड़ी है। सर आखिर में एक सवाल, ये बिलावल भुट्टो जरदारी अभी आए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, सर क्या अमूर है, किस चीज पर बात हुई? ऐसा क्या था कि खारजा के अमूर संभालने से पहले उनको नवाज शरीफ से मुलाकात करना पड़ी? मेरा ख्याल है कि दो उसकी वजूहात थी। एक तो ये है कि कर्टसी, क्योंकि वो हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट में आ रहे थे। आपको याद होगा 2008 में हम भी उनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में गए थे। ये जब हमने इलेक्शन हुए तो एक 9 मार्च 2008 में बूरबन पर्ल कॉन्टिनेंटल बूरबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जरदारी साहब की और मियां साहब। बिल्कुल। और हमने ज्वाइन किया था। हमारी 1 पॉइंट एजेंडा था कि जी जुडिशरी को आजाद करें, उसको रेस्टोर करें और हम आपके साथ कोलिशन में जाने के लिए तैयार है। कंडीशन ये थी कि इसाक डार भी फाइनेंस मिनिस्टर, वो कहते थे इसके बगैर मैं आपके साथ कोलिशन मुझे चाहिए भी और ये बंदा भी चाहिए। फाइन, हमने किया। पर आप बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री के आपको पता है। वो आए थे अपना मियां साहब का शुक्रिया अदा करने। अच्छा। लेकिन सिर्फ शुक्रिया नहीं था कि जी हम आपके साथ चलने लगे हैं, हम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे पाकिस्तान की खातिर। ज्यादा उनका ये था कि हम जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो उनकी वालदा ने की थी और मियां साहब के साथ की थी, अगर आपको याद हो 2004-5 की बात है। बिल्कुल नहीं जी, 2002 में तो फर्स्ट मीटिंग मेरी और मोहतरमा की हुई थी जिसमें आफ्ताब शहबान मेहरानी साहब इज ओनली लिविंग विटनेस अल्हम्दुलिल्लाह, और तो था भी कोई नहीं, तीसरा चौथा बंदा। तो उसमें हमने ये किया था, वो सिर्फ शुरू हुआ था कोड ऑफ कंडक्ट से, और कि हम जो भी आए इक़्तिदार में उसको दूसरा जो है जो पॉलिटिकल, आपको याद होगा जो हमारी 1990s की सियासत थी, तो वो एक दूसरे को बैक स्टैप ना करें और जमहूरियत का एहतराम करें। तो वहां से शुरू हुई बात, वो बढ़ती फिर सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, जुडिशियल रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स में 30 सीटों पर खत्म हुई सर फिर गुफ्तगू। वो चाहते हैं कि हम उसमें जो भी चीजें नहीं हुई उनको देख लें। अच्छा। और हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे काम करें। अच्छा। ये बेसिकली ये पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्यादा सीटें मिलना भी शामिल है मेरे ख्याल से ना, आप तस्दीक नहीं, इस तरह तो उसमें फॉर्मूला तो आप नहीं देते ना इस तरह के डॉक्यूमेंट में। आप तो मुल्क की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप मईशत की बात कर रहे हैं। सर मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे इतनी अच्छी गपशप हो रही है तो मैं पूछ रहा हूँ कि शायद आप खबर दे दें मुझे। नहीं वो जो मीटिंग उनकी 2 दिन मीटिंग्स हुई उनकी मियां साहब के साथ, मैं भी था उनके साथ, 3 मिनिस्टर्स उनके कॉलीग्स आए हुए थे। फिर एक दिन उन्होंने, वो तो वापस चले गए, तो एक दिन एक्सक्लूसिव मेरा और उनके 3 मिनिस्टर्स की हमारी बड़ी लंबी सीटिंग्स हुई। अच्छा। एक उसमें नवीद कमर साहब थे, शहरी रिवान साहब थी, और अपना कमर कायरा साहब थे। ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें जो थी वो उसमें उनको सैर हासिल बहस हुई और उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस की, ये मुल्क की खातिर। उसी तरह जैसे 2002 में शुरू हुआ और जाकर 2006 में साइन हुआ था वो, और शुरू में मैं और रजा रवानी साहब थे, और उसके कुछ अरसे 1.5 साल के बाद काम इतना बढ़ गया कि फिर आसन इकबाल साहब को और सफदर वासी साहब को ऐड किया गया था, अगर आपको याद हो। जी जी। तो वो उसी लाइन पे, तो ये तो मुल्क के लिए अच्छा है जी। मैं तो समझता हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी को इसको लिंक करेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी, इसका भी एक एनेक्चर बनाएंगे उसका, क्योंकि मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत से बालातर होके एक मुल्क की मुआशी रोड मैप बना लेना चाहिए और वो अवाम के पास हो। हाँ, एवोल्यूशन प्रोसेस होते हैं, इंप्रूवमेंट्स होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि जी आप एक दूसरे की आप झूठ बोल के टांगे खींचे, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दे। तो भाई अगर आपको समझ नहीं है तो हमें हमारा मॉडल ही कॉपी कर लेते। सही है। इनका ख्याल था कि हम एक पोस्टर बॉय लाएंगे
उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठाएंगे और ऑटो होता है काम। ऑटो नहीं होता भाईजान, फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी मिडनाइट ऑयल जलाना पड़ता है, दिन रात काम करना पड़ता है, फिर ये चीजें जो दुरुस्त होती हैं, और हम दुरुस्त करके दिखाई अल्लाह के फजल से, हमारे जमाने में हुई मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में। तो वो चलिए सर, सियासी बात आप भी कर रहे हैं। खान साहब का जो बयानिया है इस वक्त, वो लेटर वाला और गद्दार वाला और दुश्मन वाला और चोर वाला, आवाम उसको बाय कर रहा है। आप लोग घबरा तो नहीं रहे इससे कि आवाम है उनके जलसों में? देखिए, अवाम जो है वो ज़ाहिर है कि मासूम होते हैं, हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम है। अभी तो तौबा नौज़ बिल्ला, मैं जो देख रहा हूँ कि वो पता नहीं अजीब किस्म की चीजें आ रही हैं कि जी वो अपने आप को वो एक, मैं तो लफ्ज भी यूज नहीं कर सकता, प्रोफेसी की तरफ लेके जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उनसे कोई पूछे और अवाम पूछे कि जी आपको हमने 3.5 साल दिए, आप हमें बता दें हमारे लिए आपने क्या किया। दैट्स ऑल, सिंपल वन क्वेश्चन। मैं उनसे पूछता हूँ आपके जरिए कि उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए। 11,000 मेगावाट की बिजली कर दी है, LNG के 3500 अपना मेगावाट के मंसूबे दे गए हैं, क्या 2500 किलोमीटर रोड दे गए हैं, मोटरवे दे गए, लाहौर कराची सियालकोट की, क्या वो ज़रबे अज़ब लड़ गए हैं, क्या वो रद्दल फसाद लड़ गए। वी फाइनेंस ऑल दिस थिंग। ये मुफ्त नहीं चीजें होती, अरबों डॉलर खर्च होते हैं भाईजान इन चीजों पे। तो वी डिड इट। तो हमारे पास तो इतनी लंबी लिस्ट है क्लेम करने की, आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं आपकी लिस्ट गिनाता रहूंगा। ठीक है। तो अच्छा सर, वो भी आप इमरान खान साहब के बयानी की तो नफी कर रहे हैं, उससे इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने बीच में ही कहा था कि हम किसी भी बैरून मुल्क जाते हैं तो हम डेप्थ की बात क्यों करते हैं, हर मुल्क का डेप्थ होता है। सर, ये बेगर्स कांट बी चूजर्स जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा, इसकी मुखालफत करेंगे आप? देखिए, हर की अपनी सोच होती है, ये बात सही है। फंडामेंटल ये है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है, लेकिन यही इस पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हो। मैंने तो कभी डिक्टेशन नहीं ली बदतरीन वक्त में भी। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों कहा? इतना बड़ा जुमला, पूरी दिलदारी हुई आवाम की। नहीं, देखिए दो हिस्से हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रोवर्ब है, दुनिया इसको मानती है, लेकिन उसके साथ आपने अपनी डिग्निटी, अपनी ऑनर, आपने अपने जो मुल्क के इंटरेस्ट है, अवाम के इंटरेस्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मुझे 98-99 में भी यही जब फेस करना पड़ा इंटरनेशनल अदारों के साथ कि रुपए को स्लाइड कर दें, मैं उनको समझाता था कि आपने हमें देना क्या, पीनट्स। अभी भी आप देख लेना, आपकी एक्सपोर्ट जिसके लिए पाकिस्तान की करेंसी को अपने हाथों से तबाह किया, कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है 3 साल में, $800 मिलियन, और कितनी हमारा डेट बढ़ गया है 1 रुपया लिए बगैर, $20 बिलियन, 4,000 अरब। कोई इसका जवाब देगा? इनकी इकोनॉमिक टीम देगी या इमरान खान साहब देंगे? इनका कोई जवाब नहीं, इनको पता ही नहीं है हुआ क्या है इनके साथ। तो मैं उस पे मैं समझता हूं कि यू शुड हैव द करेज एंड स्पाइन टू रिप्रेजेंट योर कंट्री एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुझे 2013-16 में भी एक पॉइंट आया, नॉन रिव्यू था, मुझे दुबई में हर चीज इन ऑर्डर थी, जो आपका प्रोग्राम भारत था, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, कभी नहीं हुआ। डिक्टेटर्स के जमाने में नहीं हुआ, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता, हमने किया। मुझे वही बड़ी पोलाइट कि जी आप 800 डिवैल्यू करते, मैं खड़ा हो गया, मैं हाथ में लगा, बिल अनाउंस डिपार्चर फ्रॉम IMF टुमारो। आपने मेरे सवाल का जवाब सर जो आपने दिया मुझे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूं, लेकिन बेगर्स कांट बी चूजर आप ही कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी राय हो सकती है, नवाज शरीफ साहब की राय तो नहीं हो सकती होगी। ये नहीं भाई, आप उसको एक वर्ड्स पे ना स्टिक करें। ये एक प्रोवर्ब है, दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, ये एक ब्रॉडर है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम लेट जाएं, इसका ये मतलब है अपनी नेशनल डिग्निटी को हम दाव पे रख दें, इसका ये मतलब नहीं है कि हम डिक्टेशन लेके अब स्टेट बैंक को या ऑटोनॉमी के नाम पे स्टेट बैंक का बेड़ा गर्क कर दें, इसका ये मतलब नहीं कि अपने मुल्क में महंगाई का तूफान ले आए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो यू शुड हैव द स्पाइन, यू शुड हैव द नेशनलिज्म, यू शुड हैव द थॉट कि मैंने ये नहीं करना अपने मुल्क के लिए, मैंने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ्लाइट, सारी दुनिया तारीफें वही कर रही थी जो ऐसी चीजें कहते थे कि अब किसी हुकूमत में तमाम इंटरनेशनल अदारों के, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक की पहली MD जो अभी इंडोनेशिया की फाइनेंस मिनिस्टर है, उसकी सक्सेसर आपकी क्रिस्टिन लगार्ड, उसकी सक्सेसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफा किसी रजीम में आए, पाकिस्तान में विजिट किया। इट्स ओनली PMLN मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था। क्यों? कि पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा था, पाकिस्तान की तारीफें करते थे, आपके सामने बैठ के पाकिस्तान में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मेरे साथ बैठ के, पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को वो प्रेज करते थे। हमने तो अपने हाथों से बड़ा किया। आखिरी सवाल सर, ये आने वाले जो अभी तकरीबन 1.25 साल बाकी हैं इलेक्शंस में, इसमें भी मुस्लिम लीग नून परफॉर्म कर पाएगी? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की गुफ्तगू में सुनता हूं तो वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, हम इलेक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शंस की बात की है, और ये कहा जाता है कि अगर ये सेटल नहीं हो पाया जो भी मामला, तो अपनी साख्त यानी मुस्लिम लीग नून की साख्त को खराब करने से बेहतर हम इलेक्शंस अनाउंस कर देंगे। एग्री करेंगे? नहीं, I think there's something in between.
ये कभी भी ये जो इत्तेहादी हैं और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने ये कभी भी फैसला नहीं किया कि हम पूरी टर्म यूज करें। ठीक है, नंबर 1। सही है। नंबर 2, ये कभी भी ये नहीं कहा कि जी हम देखेंगे कि अगर हम परफॉर्म करें तो रहेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे तो यू हैव टू टेक द चैलेंज। किसी ने तो ये अपने जिम्मे लेना नहीं जी, जो कुछ ऐसा हालात है इसको नहीं, वो 1.5 साल के टेन्योर की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1.5 साल की, क्योंकि वो टाइम कम है ना। नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं गुजारिश कर ऐसे हम नहीं कर सकते कि जो जिसका लॉन्ग टर्म हो। जी जी, मैं आपको मैं अर्ज करूं, मुझे इजाजत दे दें। जी जी सर। जल आपके इलेक्शन कमीशन ने उसका एक कट ऑफ पॉइंट दे दिया है कि उससे पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। अगर हम चाहें भी, लेट्स से कि हम आके रिफॉर्म 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 6 हफ्ते में करके तो हम कहते हैं जी हम केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए शुरू करें, वो नहीं हो सकते अक्टूबर के एंड से पहले इलेक्शन। तो ये तो हम तो नहीं कह रहे ना, ये थर्ड पार्टी जिसने इलेक्शन करवाने उसने कह दिया, पब्लिक रिकॉर्ड पे है। सो नाउ यू हैव टू डू दी वर्किंग अकॉर्डिंगली कि जी क्या हम इलेक्शन जो है अक्टूबर से कितना पहले हम इसको प्लान कर सकते हैं या इमीडिएट कर सकते हैं। तो ये टर्म पूरी इस्तेमाल करने वाली बात कभी भी एग्री नहीं हुई या इसको अंडर कंसिडरेशन नहीं है। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाइम की असल में किल्लत है, लेकिन सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके साथ बात करके बड़ा मजा आया और आई होप एंड आई विश, क्योंकि हम सबकी यही ख्वाहिश है और हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जो भी मौजूदा हुकूमत हो डिलीवर करे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए डिलीवर करे और पाकिस्तानी अवाम के लिए डिलीवर करे। और जैसा कि आपने कहा कि आप माजी में डिलीवर करते आए, तो आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि आप फिर से डिलीवर करने में कामयाब हो जाए, पाकिस्तान के लिए अच्छा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की माशियत जो सूरत हाल है उस हवाले से बात कर रहे थे। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, ही सेहत रही तो इंशाअल्लाह कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।